गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में चैप्टर 15 नीलकंठ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। तो आइए हम देखते हैं चैप्टर 15 नीलकंठ। देखिए, इसमें महादेवी जी ने अपने जीवन में घटी एक घटना का वर्णन किया है। महादेवी जी कहती हैं कि एक दिन मैं अपने अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी तो मैंने चिड़ियों और खरगोशों की दुकान मेरे संज्ञान में आई, ध्यान में आई और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दे दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का आदेश दिया और जब गाड़ी रुकती है तो महादेवी जी कहती हैं कि मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उस मियाँ ने, जिसकी दुकान थी, ठीक ना, बड़े मियाँ, उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़िया मार 2 मोर के बच्चे पकड़कर लाया है। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे कि मैं उसे मार करके उसकी दवा बनाऊंगा। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसे मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था, अर्थात वो बोलते ही जा रहे थे। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता था। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए, हाथ के संकेत का मतलब उन्होंने हाथ की तरफ, हाथ से इशारा किया कि इस तरफ हैं। जिस तरफ उन्होंने इशारा किया था उसी तरफ मेरी दृष्टि एक तार से छोटे से पिंजड़े तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी सावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्त जैसे लग रहे थे, अर्थात वो उनका पूरा शरीर जो था उसमें फंसा हुआ था, यानी उनके शरीर के आकार के हिसाब से पिंजड़ा छोटा था। मैंने निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण में चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़िया मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं। वाराह कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगना चला? पर वह मूजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। अब जो मुनासिब समझें। अस्त 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो उठा। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया हो। क्योंकि अब तक मोर के बच्चे पिंजड़े में दबे बैठे हुए थे छुप के, लेकिन जब महादेवी ने उस पिंजड़े को उठाया तो वो उसमें छटपटाने लगे। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है, क्योंकि इस तरह से कवित्री जो है वो कई बार ठगी जा चुकी थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरे में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज़ के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छुपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागज़ों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते, यानी दिन में छुप कर रहते थे और रात में उस रद्दी की टोकरी में दिखाई देने लगते थे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। और ये इस तरह से कभी लेखिका की कुर्सी पर, फिर मेज पर और कभी उसके सिर पर बैठने लगे।
खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझसे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, यानी बिल्ली भी पाल रखी थी कवित्री ने, जिसका नाम था चित्रा, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों के अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें, यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मारजारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। मारजारी माने बिल्ली, ओके। यानी मारजारी हुआ, चित्रा जो है इस बात को पसंद नहीं कर सकती थी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। जैसे घर में नई वधू आती है तो लोग कौतूहल और उत्सुकता के माने उसे देखने के लिए, उससे कुछ पूछने के लिए चल पड़ते हैं। उसी तरह से उस जाली के पिंजड़े में जितने पक्षी पहले से थे, इन दोनों मोर और मोरनियों को देख करके वे भी उसके बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक हुए। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटुरगूं की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसी छोटे छोटे गोल खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भलुभांत देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया था। अर्थात सारे पक्षी जो पहले से थे वो इन दोनों को देखकर बड़े प्रसन्न थे। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। तितली का छोटा रूप इल्ली होता है। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ दुति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगें उठने गिरने लगीं। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। जैसे मोर के पंखों में देखा होगा आपने, चित्र बने होते हैं, और पूंछ में वही। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग हरित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया, अर्थात सुंदर बना दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना और टेढ़ी करके गर्दन को शब्द को सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देख कर ही किया जा सकता था। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, अर्थात गति, किसी की क्या गति है उसे चित्रों से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी पूंछ, धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। सहचारिणी का मतलब होता है पत्नी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। चूँकि उसकी गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम पड़ गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। और नीलकंठ के साथ उसकी छाया परछाई के समान रहती थी, इसीलिए उसका नाम पड़ गया राधा। जैसे राधा कृष्ण के साथ हमेशा छाया के रूप में लगी रहती है। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंच प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर उठा लेता था, और जब तक वह आर्तक्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता। कर्णवेद माने उनके कान में छेद हो जाता करता था। पर फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। यानी जैसे वो सबको गलती करने पर दंड देता था, उसी तरह से वो उनसे प्रेम भी करता था।
प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुअल का खेल खेलते रहते। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। चित्र देख रहे हैं, एक खरगोश के बच्चे को सांप ने पकड़ लिया था और निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केंका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुँचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने ये कार्तिकेय शब्द उस मोर के लिए ही आया है, क्योंकि कार्तिकेय भगवान शंकर के पुत्र हैं और उनका वाहन जो है वो मोर है। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर मैं समझ गया था। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहती थी। आगे पीछे दाएं बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख का स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों को सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। पराया मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभूत हो जाता था। यानी जब महादेवी के साथ कोई भी आता था वहाँ विदेशी मेहमान या देसी मेहमान और मोर आकर नृत्य करने लगता था, तो वो सोचता था कि हमारे स्वागत में ऐसा कर रहा है, इसलिए वह आश्चर्यचकित हो जाता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटिलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजलियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु वर्षा थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सहज आहट पा लेते थे और जब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी, मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतने ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर
दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिछड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की बिरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूजे से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थीं कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मैल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियों वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी नहीं, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। जब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा, नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मारकर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मारकर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से वह बहुत पुचकार कर मैंने उसे उतारा। एक बार मेरी खिड़की के सेट पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपा कर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका, यानी उसकी मृत्यु क्यों हुई। लेखिका कहती है कि मुझे अब तक इस बात का उत्तर नहीं मिला है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के अस्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने साल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। यानी जब नीलकंठ का पंख पूरे गंगा जल में बिखर गया तो पूरा गंगा का जल ही एक विशाल मोर के समान दिखाई देने लगा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भाग कर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी कि हो सकता है वह नीलकंठ फिर आ जाए। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली, अल्सेकियन कुत्ती जिसे कहते हैं, तो कजली जो थी वह उसके सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच प्रहार किया, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है।
राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। लेकिन यदि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।